मैं हिस्ट्री रोज़ाना में आपका स्वागत करता हूँ और आपको एक नए टॉपिक की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। इतिहास में, हिस्ट्री में हम लोगों को पढ़ाया जाता है कम्युनलिज्म, जिसको इतिहासकारों ने कहा है a hostility or conflict between religious communities mainly because of religion। यानी कि जब दो रिलीजियस कम्युनिटी में कॉन्फ्लिक्ट होता है, लड़ाई होती है, तो उस लड़ाई का कारण अगर धर्म है तो हम उसे सांप्रदायिकता कहते हैं। लेकिन इस डेफिनेशन में एक बात जो नहीं बताई गई और आप पे थोप दी गई वो ये कि भारत में ये कॉन्फ्लिक्ट होते ही हैं और हमेशा से जब भी रिलीजियसली दो कम्युनिटी के में लड़ाई हुई है तो ये एक धर्म के कारण ही हुई है। यानी इस्लाम चाहता है हिंदुज़म ख़त्म हो और हिंदुज़म चाहता है इस्लाम ख़त्म हो। ये एक ऐसे तरीके की आपको गुट्टी पिला दी गई है जिसको आप लोग भी यकीन करते हैं कि हाँ ऐसा ही है, क्योंकि हम लोग अपने मॉडर्न समाज में जो भी न्यूज़ देखते हैं, ये देखते हैं, तो हमको ऐसा लगता ही है कि ऐसा ही है। पर क्या ये सही बात है? रियलिटी, नैरेटिव और मिस रिप्रेजेंटेशन, क्या हम ये सब समझते हैं? क्या हमको रियलिटी मालूम है कम्युनलिज्म की? तो चलिए मैं आपको कम्युनलिज्म का एक रियलिटी बताता हूँ। जैसा कि आप इतिहास के पन्नों से बहुत ज़्यादा ही अवगत होंगे, मैं ऐसा सोचता हूँ, तो आपको पता होगा कि 700 ईस्वी तक भारत में जो भी आक्रमण बाहर से हुए, वो आक्रमण या तो भारत बहुत मजबूत देश था, बहुत मजबूत राज्य था इसलिए बच गया, या फिर जो आक्रमण हुए वो कमज़ोर थे। दोनों में से दोनों ही बातें सही हैं, दोनों ही बातें गलत भी हैं। अलेक्जेंडर ने भी अटैक किया है, आपको चंगेज़ खान ने भी अटैक किया है, लेकिन इन सब अटैक को हमने कभी रिलीजियसली एक कलर नहीं दिया कि ज़राथुस्त्र ने अटैक कर दिया हम पे, तो हम पे पता नहीं सिकंदर के कौन से राजाओं भगवानों ने अटैक कर, ये सब हमने नहीं कह देते। हम लोगों ने इतिहास 700 ईस्वी तक यही देखा है कि भारत पे अटैक हुआ और भारत ने इसको झेला, संभला और बड़े अच्छे तरीके से अपने आप को बचाया भी। हर्षवर्धन, गुप्ता, ये सब ने बचाया भी। फिर 712 में क्या हुआ? 712 में मीर कासिम नाम के आदमी ने अटैक किया। मीर कासिम यानी इस्लाम। ऐसा माना जाता है 712 से कि इस्लामिक इन्वेजन इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसको हम राइज ऑफ इस्लाम कहते हैं। यानी कि 700 से 1757 की ईस्वी तक इसको हम बोलते हैं राइज ऑफ इस्लाम इन इंडिया। एक छोटा सवाल आपके लिए कि 700 से 1757 तक 1000 साल होता है। कोई मॉडर्न मीडिया नहीं, कोई यूएनओ नहीं, कोई यूएन नहीं, गुंडा राज होता होगा, तलवार की बोली जानती होंगे सब। तो मुझे नहीं लगता कि अगर भारत में दारुल इस्लाम लाना हो तो 1000 साल कम पड़ता इनको, जिनको हम मुस्लिम इन्वेडर कहते हैं, क्योंकि 1000 साल बहुत होते हैं इनको भारत पे कब्ज़ा करने के लिए। गौर फरमाइएगा, 200 साल लगे थे अमेरिका पे स्पेन को राज करने में। 200 साल में उन्होंने नस्त नाबूद कर दिया था इंडिजीनियस जो पॉपुलेशन थी अमेरिका की, 90% ख़त्म कर दिया था 200 साल में। तो क्या 1000 साल में नहीं होता? ऐसा हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो राइज़ ऑफ इस्लाम यानी कि हम जिसको कहते हैं कि मुस्लिम राइज इन इंडिया, इसके पीछे सिर्फ एक कारण नहीं है कि इन्वेजन हुए, इसके पीछे 3 कारण हैं: ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज, इन्वेजन पावर गेम
भक्ति एंड सूफी कॉन्टैक्ट। आप देख सकते हैं कि इंडिया जो है वो एक बड़े ही अच्छे जगह पे है। चाइना लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में आपका पर्सिया, अरेबिया, सोमालिया। तो अगर चाइना को कोई माल लेना हो तो पहले इंडिया से बात करो, और इंडिया को कोई माल किसी को देना हो तो वो किससे बात करे, किसी से भी कर सकता है वो, है ना। तो इंडिया मिडल मैन था। पर्सिया से सामान आ रहा है तो चाइना भेज रहा है, चाइना से सामान आ रहा है तो पर्सिया भेज रहा है, और बीच में जो भी मुनाफा बन रहा है इंडिया का। इसीलिए लोग बोलते थे कि ऑल गोल्ड गो बैक टू इंडिया। तो ये इंडिया ट्रेड से बहुत ही ज़्यादा मजबूत कंडीशन में है ना। तो इस कंडीशन में वो लोगों से तो मिलेगा, चाइना के कॉन्फ्यूशियस लोगों से मिलेगा, आपके पर्शिया से अरब लोगों से मिलेगा। तो इंडिया से बुद्धिज़्म जाएगा बाहर, और पर्शिया से और अरब से ये इस्लाम आएगा इंडिया में, यानी कि एक कल्चरल कॉन्टैक्ट भी हो रहा है। सिर्फ यही कारण नहीं था, इन्वेजन तो हुए ही थे। तो जैसे कि आप अरब इन्वेजन देखते हैं, सिंध में 712 मीर कासिम ने किया, उसके बाद गजनवी मीर गुरिद ने किया 11वीं सेंचुरी में। उसके बाद बाबर खुद ही आ गया बैटल ऑफ पानीपत में 1226 में। और फिर अब्दाली इन्वेजन, आपको याद है कि अफ़गान के अब्दाली इन्वेजन हुए 1757 में जाके ख़त्म हुआ इसका इन्वेजन। और यही जाके हम लोगों को फिर ब्रिटिश राज शुरू होती, यानी कि ये जो मुग़ल जो भी हम लोग बोलते हैं, इस्लाम का उद्भव इंडिया में 700 साल से हो ही रहा था, और वो ब्रिटिश के राज में जाके ख़त्म हुआ। तो ब्रिटिश ने इनकी कहानी को कैसे गढ़ा, ज़रा मैं आपको ब्रिटिश बताता हूँ कि ब्रिटिश ने क्या किया। ब्रिटिश की स्ट्रेटजी रही है डिवाइड एंड रूल की। जब वो इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आई तो इंडिया में जो भी उसको लोग मिले, तो 700 से 1757 तक राइज ऑफ इस्लाम सिर्फ एक कारण कि लड़ाइयाँ और इस्लाम का हिंदुओं पे अटैक, हिंदुओं को ख़त्म करो, इसीलिए इस्लाम राइज करो, ऐसा नहीं था। भारत बहुत बड़ा था। अगर नॉर्थ इंडिया में मुस्लिम इन्वेजन हो रहा है तो साउथ में अभी भी विजयनगरा एम्पायर है, चोल एम्पायर है, पांड्या एम्पायर है, बहुत हिंदुओं के एम्पायर्स हैं। और उनमें लड़ाई जो चल रही है वो इसलिए नहीं चल रही है कि भाई इस्लाम को ख़त्म करना है या हिंदू को ख़त्म करना है। उनकी लड़ाई चल रही है सेम चीज़ के लिए जिसके लिए अभी लड़ाई चल रही है, वो है पावर के लिए। मेरा वर्चस्व, मेरी ताकत, मेरा पैसा। तो इस पूरे घटना को हम लोग ऐसे ही क्यों देखने लगे कि हम लोग मतलब 1000 साल से हम लोग लड़ रहे हैं, इस तरीके से क्यों दिखाया गया हमको? ये हमको दिखाया गया इस चक्कर से, ब्रिटिश स्ट्रेटजी की, डिवाइड एंड रूल की। ब्रिटिश स्ट्रेटजी ऑफ डिवाइड एंड रूल क्या थी? ये इनकी ये स्ट्रेटजी आप लोगों को मैं एक कहानी बताऊं तो मुस्लिम इन्वेजन को जिन्होंने अलग अलग जगह पे अपने छोटे छोटे मिलिट्री साइज से रोका, वो थे राजपूत। और राजपूत यूनाइट नहीं थे। क्यों नहीं थे भाई? वर्चस्व चाहिए, ठीक। इससे पहले जब अलेक्जेंडर ने लड़ाई की, अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था इंडिया में, तो उस वक्त भी एक रीजनल पावर भी नहीं, एक ट्राइबल पावर पोरस नाम से, वो लड़ी थी अलेक्जेंडर से अकेले, ठीक। अब मान लीजिए कि छोटे छोटे राज्य अगर लड़ेंगे बड़े बड़े दुश्मनों से, और ऐसा नहीं है कि लड़ेंगे तो भाई हम खपत हो जाएंगे, लड़ेंगे तो एक छाप भी छोड़ेंगे, इतिहास में ये रिकॉर्ड किया जाएगा कि हाँ भाई हम लड़े थे,
तो इसका मतलब है कि आप बहुत ताकतवर तो हो, अगर आप यूनाइट होते तो कोई किसी का दम होता आप पे अटैक करे। तो यही सोच ब्रिटिश की थी कि इंडिया यूनाइट रहेगा तो हम किसी की बस की नहीं है कि वो उन पे रूल करे। इवन औरंगज़ेब के मरने के बाद जाके ब्रिटिश की हिम्मत आई थी और अब्दाली की हिम्मत आई थी कि अटैक करे, क्योंकि औरंगज़ेब सेंटर था पावर का। जो पावर का सेंटर मतलब यूनाइटेड था तब इंडिया। रीजनल पावर जैसी बनेगी वैसी कमज़ोर होगी, ये तो हम भी सीखते हैं। तो ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल के लिए क्या किया? सबसे बड़ी बात है कि आपको अगर आपका ज्ञान, आपके कल्चर देने हैं अपने समाज में, तो आप बच्चों को पढ़ाओगे। तो बच्चों को आप क्या पढ़ाओगे? बच्चों को आप पढ़ाओगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखने वाले इंसान जो पहले थे, जेम्स मिल डिवीज़न ऑफ हिस्ट्री, इन्होंने कैसे लिखा हिस्ट्री को? इन्होंने पीरियडाइजेशन किया हिस्ट्री का, इतिहास का, भारत के हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत। हिंदू मुस्लिम समझ में आता है, हिंदू मतलब 700 ईस्वी से पहले, फिर मुस्लिम 700 ईस्वी के बाद। ब्रिटिश का समझ में नहीं आता है। क्रिश्चियन लिखो, नहीं, वो ब्रिटिश लिखेंगे वहाँ पे, क्योंकि दिखाना उनको। यही मैं कह रहा हूँ, एंसेंट मेडिवल मॉडर्न नहीं कह के हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश कहना, ये आपको सिखाया ब्रिटिश ने और आपने सीखा। आपने मतलब हम सब ने सीखा। डोंट टेक इट कि आप ही को बोल रहा हूँ। तो इस चक्कर में जब आपको सिखाया जाए कि भैया आपके परिवार में 2 गुटों में बचपन से ही जीवन भर लड़ाई है, क्योंकि वो धर्म उनका अलग है, तो आप अभी जो लड़ाई देखोगे तो आप उनको उसी से रिलेट करोगे। पर मैं बताऊं आपको कि ऐसा नहीं है। इतिहासकारों ने और समाज शास्त्रों ने बहुत रिसर्चें की और योगदान दिया इस बात पे कि जो हम रंजिशों की बात कर रहे हैं या फिर जो लड़ाइयों की बात कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम में, उसके पीछे जो पहला फैक्टर था वो था इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, दूसरा था कास्ट सोशल हायरार्की, तीसरा था पॉलिटिकल पावर स्ट्रगल, चौथा था कॉलोनियल डिवाइड एंड रूल, और लास्ट में था रिलीजियस डिफरेंस। कहने का मतलब जिस इतिहास वाले रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट को ब्रिटिश ने निकाला, पढ़ा और हमारे सामने रखा, उसमें हम लोगों इतिहासकारों ने माना, देखा कि 40% तक, ये छोड़ो 95% तक बात धर्म की थी ही नहीं, बात कुछ और थी। इस मामले पे मैंने आपको लिए एक केस स्टडी आपके लिए बना के रखा है, मापिला रिबेलियन का, केरल में हुआ था। वैसे मैं बंगाल का भी ले सकता था, लेकिन मैंने आपको केरल का लिया क्योंकि मुझे कुछ और ही बताना था आपको। तो केरल में ज़मींदार थे हिंदू, पीजेंट थी मुस्लिम और हिंदू। पीजेंट में मुस्लिम हिंदू, मेनली पीजेंट मुस्लिम थे। मैं आपको पीजेंट्स की शक्ल दिखा दूँ, आपको एक भी शक्ल ऐसे नहीं लगेगी कि ये हिंदू है कि मुस्लिम है। ये प्योर इंडियन शक्ल लगेगी आपको कि हाँ भाई, ब्रिटिश राज में ऐसे ही इंडियन लोग होते थे, भारतीय लोग, शुद्ध भारतीय लोग, है ना। तो उस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट होता है पीजेंट्स का और ज़मींदार्स का। इतिहासकार लिखने वाले क्या बोलते हैं इसको? द ब्रिटिश हिस्टोरियोग्राफी reduces the rebellion to a Hindu-Muslim clash, and the resistance has not found a place in the national conversation of revolts against the British colonists. यानी कि वो जो पीजेंट रिबेलियन था वो किस लिए था? वो था कि साहब मैं भूखा मर रहा हूँ, फसलें जो मैंने उगाई है उसमें से आधे आप ले लोगे, आधे ब्रिटिश राज ले ले, आधे सरकार ले लेगी, आधे ज़मींदार ले लेंगे, तो हम खाएंगे क्या? यही लड़ाई थी, बेसिकली यही लड़ाई होती है। तो जब पीजेंट्स ने अपनी बात कही, तब हिंदू ज़मींदार ब्रिटिश के
ऑर्डर पे इन पर अटैक करते हैं, इनको मारते हैं, जान से मारते हैं। इस पूरे वाकया में रिलीजन कहाँ था? कहीं नहीं। धर्म कहाँ था? कहीं नहीं। पर ब्रिटिश राज सरकार ने इसको एक हिंदू मुस्लिम की लड़ाई दिखाई। ये मैंने एक चार्ट बनाया है कि मोबिलिटी डिबेंड को कैसे इतिहासकारों ने किस नैरेटिव से लिखा है। कॉलोनियल हिस्टोरियन ने लिखा है इसको कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिंदू और मुस्लिम, जिसको हम कम्युनलिज्म, आगे जाके कम्युनलिज्म बोलना शुरू कर देंगे। और पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्टोरियन ने उनको लिखा है पीजेंट्स वेर एक्सप्लॉइटेड बाय जमींदार्स, और जमींदार हिंदू थे। अब इसी बात को आप उल्टा कर दो बंगाल के लिए। बंगाल में ज़मींदार मुस्लिम थे और टेनेंट्स सारे पीजेंट्स आपके ये थे हिंदू। वहाँ भी यही बात ब्रिटिश ने रख दी। अब क्योंकि आपको बार बार जताया जाएगा और इतिहास के प्रूफ के साथ, जो कि आपने खुद पैदा किया है, कि आप एक कम्युनल वासी लोग हो, आप सिविलाइज्ड नहीं हो, तो आप में एक अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, जो कह लो या मत कह लो, एक तो नैरेटिव आ गया कि हम लोगों में एक दूरी तो है, मुस्लिम्स में और हिंदू में एक दूरी तो है। अब ज़रा मैं आपको ये बताऊं कि जितने ज़्यादा लोग पार्टीशन में मरे, उतने ज़्यादा लोग कभी नहीं मरे इन 1000 साल के हिस्ट्री में, जो भी दंगा। मैं आपको अब 1000 साल का इतिहास और जो इतिहास ब्रिटिश सरकार ने हमको दी, इन दोनों के बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो मैंने एक चैट जीपीटी के यूज़ से एक अच्छा सा पोएम लिखा है, मैं आपको वो सुनाना चाहता हूँ। A 1000-year tapestry. In the grand loom of time, 1,000 years weave a fabric so vast. It bears the footprints of Arabs, Turks, Afghans, and Mughals, marching with mighty steel, yet unable to erase the soul of a civilization. They came with armies gilded in conquest, hoping to write over the verses of ancient Bharat, to redraw the map, to rename the spirit, but even history, when written in blood, must contend with the ink of devotion and thought. Let us remember, it took merely 2 centuries for Christians to silence the voices of Red Indians, to turn songs into silence in the Americas. But here in the sacred dust of East, 1,000 years could not silence the rhythm of temple bells or the echoes of Upanishads. Why? Because not all wars are fought with weapons. Some were fought with trade routes, with verses of Sufi saints and songs of bhakti poets. Some were shaped by rulers, not of power alone, but of vision. Ashokas, Akbars, Krishnadev Rai, and Shivajis. And amidst it all, a people endured not just by resistance, but by remembrance. So understand this: the survival of a civilization is not always in its armies, but in its ability to absorb, transform, and transcend. तो जनाब, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो है कि आपने मोपिला डिबल ने देख लिया, ब्रिटिश का नैरेटिव देख लिया, और 1000 साल का जो इतिहास है उसको भी मैंने पोएम की तरह आपके सामने रख दिया। लेकिन जो
बात मैंने आपको अभी नहीं बताई वो ये कि जो ब्रिटिश ने हमको पढ़ाया है, और क्योंकि 75 साल से हमने उस बात को पढ़ा है, तो कई जनरेशन यानी कि पूरा का पूरा पॉपुलेशन इस बात को अंदर जहन तक कर गया है कि कम्युनलिज्म यानी कि सांप्रदायिकतावाद भारत की ही देन है, और भारत के लोग ही भारत के लोग से खफा हैं और उनसे नफ़रत करते हैं। और ये सारी की सारी बात बनी बनाई है, दी गई है आपको परोस के ब्रिटिश लोग ने, और ब्रिटिश जैसे लोगों की जो मुखबरी करते हैं उन लोगों ने। एक बात और जान लीजिए कि जनरेशन्स ऑफ जनरेशन्स यानी कि पूरा पॉपुलेशन अगर किसी को नफ़रत से देखने लग जाए तो क्या होगा। और 1000 साल पहले जब समाज नहीं, सिर्फ एक किंग, सिर्फ एक राजा प्रजा को नफ़रत से देखते थे, क्या होता था। अब मैं आप पे ये सवाल छोड़ता हूँ, मुझे भी नहीं पता मैंने क्यों कहा। अगर आप यहाँ तक देख चुके तो सब्सक्राइब करो प्लीज़। थैंक यू।